हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों को। तो ये जो मेरी वीडियो है ये एचएस मेंस के लिए, और इसका जो मेन फोकस है वो आंसर राइटिंग है, और साथ ही साथ हम यहाँ पे कुछ मेजर जो टॉपिक है मेंस के उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमने कुछ नोट्स तैयार किए इस तरह से, जो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते थे उनको प्रोवाइड किए हैं मेंस एग्जामिनेशन के, और उसी तरह से कुछ लोग जो बाहर जिन्होंने हमसे नोट्स मंगवाए हैं, तो उसमें क्या था कि एक जो पोर्शन था इंटरनेशनल रिलेशंस का वो उन नोट्स के अंदर नहीं है। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि जो आईआर के जो मेन टॉपिक है एचएस मेंस सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है उसमें से जो पूछा जा सकता है उसके ऊपर मैं कुछ डिस्कस करूँगा, कुछ आपके साथ कुछ इस तरह के क्वेश्चन आंसर की फ्रेम में करने की कोशिश करूँगा। तो इस तरह से जो मैंने आज टॉपिक डिस्कस सेलेक्ट किया है वो है इंडिया चाइना रिलेशन। अब देखिए, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो आईआर हमें किस तरह से करना चाहिए। देखो, आईआर को अगर हम देखते हैं तो इसके जो फर्स्ट लेयर है आईआर की, वो हम देखते हैं कि हमारा नेबरहुड, ये हमारा नेबरहुड है पहला। अब जो नेबरहुड कंट्री है इनके साथ हमारे बड़े इस तरह से बड़े मिक्स से रिलेशन है। कहीं हमारा जैसे मान लो पाकिस्तान के साथ हमारा प्रॉब्लम है, और अदर कंट्री जैसे बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, तो यहाँ पे कुछ कन्फ्लिक्टिंग रिलेशन है जो बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर हो सकता है, और वाटर शेयरिंग को हो सकता है, और एक दूसरे के बीच में एक नेक्सस जो बनती है उसको लेकर हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो हमारी यहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग होती है। तो नेबरिंग के साथ ये है मसला कि हमें जैसे मर्जी है तो हमें नेबर को साथ लेके चलना होता है, और जैसे कि हम नेबर्स को चेंज भी नहीं कर सकते, है ना। अदर कंट्री जैसे मान लो हम चेंज कर सकते हैं, नए फ्रेंड्स बना सकते हैं, बट नेबर तो वैसे के वैसे ही रहने को हम चेंज नहीं कर सकते। तो और इस तरह से नेबरिंग कंट्री के साथ हमारा एक तो ओवरऑल पूरा रिलेशन आ जाता है नेबरिंग कंट्री के साथ, कि हमारा पूरा नेबर के साथ क्या है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है यहाँ पे, मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने दिया था एक नेबरहुड फर्स्ट का एक आइडिया दिया था कि हमें नेबरहुड पर ज़्यादा काम करना चाहिए। तो उस पर क्वेश्चन बन सकता है नेबरहुड फर्स्ट है क्या चीज़ है, क्या इसकी अहमियत है कंट्री के लिए, क्या इसकी चैलेंजेस है इसके सामने, है ना। वैसे उससे पहले भी कभी गुजराल हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने गुजराल डॉक्ट्रिन दिया था। तो इस तरह से नेबरहुड के ऊपर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, और कुछ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे मान लो नेबरहुड के साथ हमारी सार्क है, ठीक है, और हमारा जो इमीडिएट जो सेकंड नेबरहुड है एशियन कंट्री है, तो उनके साथ तो इस तरह से मिक्स चीज़ होती है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ट्रेड भी होता है, कन्फ्लिक्ट होती है, वाटर होता है, सब कुछ होता है। तो पहली रो हमारी ये होती है कि हम इस पे काम करें। फिर सेकंड आती है, अब ऐसी कुछ कंट्री होती है जो हमारे नेबर की नेबर होती है बेसिकली, जिसको हम सेकंड नेबरशिप बोल सकते हैं। तो ये जो सेकंड नेबरहुड है इनके साथ हमारा जो रिलेशन होता है, कई बारी सबसे पहले तो आता है इसमें क्या, स्ट्रेटेजिक रिलेशन, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है, ऐसी कंट्रीज होती है जिनके द्वारा हम अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ भी रिलेशन बना सकते हैं, और या नेबर कंट्री के साथ हम अपनी कुछ स्ट्रेटजी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये जो सेकंड जो लाइन होती है, तो इसको करना भी ज़रूरी है हमें। इसमें बहुत सारी कंट्री आती है, जैसे मान लो एशियन कंट्री आ गई, मान लो अफ़गानिस्तान आ गया। अब अफ़गानिस्तान का हमसे बहुत लिंक है हमारे साथ इसका, भले ही हमारा ट्रेड वगैरह इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है जितना कि बाकी नेबर कंट्री के साथ हो सकता है। बट यहाँ पे क्या है कि अगर हमें पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारा जो संबंध है उनको लेकर अगर हम कुछ भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए अफ़गानिस्तान स्ट्रेटेजिकली एक लोकेशन प्रोवाइड करता है, तो इसलिए हमें अफ़गानिस्तान को पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह से सेकंड नेबरहुड हम उनको करेंगे जो हमारे नेबर की नेबर है, तो ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। उसके बाद थर्ड कोशिश होती है कि इसको हमें इस तरह से करना चाहिए, जो हमारी थर्ड लेयर बनती है वो है कि ऐसी कंट्री जो हमारे लिए किसी और मकसद से इम्पोर्टेंट हो सकती है, जैसे मान लो हमारा ट्रेड,
एनर्जी, और हमारा डायस्पोरा जो हमारे लोग काम करते हैं बाहर फॉरेन कंट्रीज में, तो उस हिसाब से इम्पोर्टेंट है। अब इसके अंदर बहुत सारी कंट्री इस तरह से आती है, जैसे मान लो ईरान है, इराक है, और जो मिडल ईस्ट की कंट्री है, जैसे अरेबियन कंट्री हो गई, तो ये भी हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि इनके ऊपर हमारी जो इकोनॉमी है बहुत डिपेंड करती है। तो इन कंट्री में हमारा डायस्पोरा भी बहुत है, जो लोग काम करते हैं जाके, तो सेकंड लाइन में हमको ये करना ज़रूरी होता है, इनके साथ हमारे किस तरह से रिलेशन है। जैसे मान लो भी आजकल ईरान है, तो ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि ईरान इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो रशिया और ईरान की आपस में फ्रेंडशिप है, उधर से चाइना की उनके साथ दोस्ती होने लगी है, और जो इंडिया का जो अभी सबसे क्लोजेस्ट पार्टनर बनता जा रहा है यूएसए, और उसके साथ ईरान के भी कन्फ्लिक्टिंग रिलेशंस है। तो ऐसे ईरान के साथ हमारा रिलेशन यहाँ पे, अगर हम ईरान को अगर समझने की कोशिश करेंगे, इंडिया ईरान के रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू यूएसए, चाइना, रशिया, तो कहीं हमें ईरान के साथ जो रिलेशन अदर कंट्री के जो आजकल चल रहा है, वहाँ पे सऊदी अरेबिया में क्या हो रहा है, और सऊदी अरेबिया कैसे रिएक्ट कर रहा है, कतर कैसे रिएक्ट कर रहा है ना, और इजराइल का क्या है, फिलिस्तीन का क्या है, तो ये पूरा एक वर्ल्ड बन जाता है यहाँ पे, जहाँ पे इजराइल, सऊदी अरेबिया और ईरान बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसलिए हमें ये पूरी दुनिया जानने की ज़रूरत है यहाँ पे इनके क्या है। जो तीन यहाँ पे मेजर कंट्री है, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजराइल, तो इनको भी हमें समझना ज़रूरी है। तो अब इनको किस तरह से यहाँ पे रशिया इनके साथ रिलेशन डेवलप कर रहा है, यूएसए कैसे कर रहा है, और यहाँ पे चाइना की किस तरह की एंट्री है, तो इस कंटेक्स्ट में हमारी सेकंड लाइन ये बनती है। तो इनके साथ में हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली सारी चीज़ें आपस में जुड़ जाती है। अब उसके बाद अगर हम लास्ट बाहर वाली एक और लाइन देखते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी कंट्री है, अगर वो हमारी नेबर भी नहीं है और हमारी सेकंड नेबर भी नहीं है, बट उनका क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है और जो जियो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी हद तक उनके द्वारा कंट्रोल होती है। अब इसमें जैसे दो सुपर पावर है, यूएसए, रशिया, ये तो करनी है। इसके बाद यूरोपियन यूनियन, इसकी भी हमें बात करनी पड़ेगी, यूरोपियन यूनियन की क्या हो रहा है। अब ये इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, इनकी एग्जिस्टेंस को, तो इनको करना भी ज़रूरी है। अब एक चीज़ और है यहाँ पे कि इन कंट्री के जो रिलेशन है, इनको कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है दुनिया में जिनको जानना ज़रूरी है, जहाँ पे डिपेंड करता है कि ये रिलेशन कैसे होने चाहिए और कौन सा डोमिनेटिंग है, कौन कंट्रोल कर रहा है। जैसे यूएनओ में क्या चल रहा है, WHO में क्या चल रहा है, WTO में क्या हो रहा है, तो इस तरह से इनको भी आप आपस में जोड़ सकते हैं। तो अगर हम अब IR को देखते हैं, तो अगर इसको मैं थोड़ा जो अभी तक मैंने कहा है उसको अगर समराइज करूँ, तो सबसे पहले मैं नेबरिंग कंट्री, तो नेबरिंग के साथ हमारे हर तरह के रिलेशन हो सकते हैं, हर तरह के। और उसके बाद जो सेकंड नेबर है वो हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि उनके साथ हमारे खुद के रिलेशन भी होते हैं और नेबर के नेबर भी है वो, इसलिए हम उनके साथ रिलेशन को ऊपर नीचे देखते, जो भी चल रहा है उसको ध्यान में रखना होता है। उसके बाद जो बाहर जो दुनिया की और भी कंट्री है जिनके साथ हमारा एनर्जी है, ट्रेड है, जिनको हम डिनाई कर ही नहीं सकते, जैसे ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, है ना। तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग डायस्पोरा जो है वो काम भी करता है बाहर, और उसके बाद जो बाहर के जो सुपर पावर है उनके साथ में हमारा रिलेशन रहता है। और एक चीज़ और है यहाँ पे आपको, इसको जो IR वाला, जो IR एक इंटरनेशनल रिलेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टॉपिक है, इसको आप एक तरफ से नहीं पढ़ सकते कि जैसे मान लो अगर आप इंडिया और चाइना पढ़ रहे हैं तो इंडिया और चाइना पे ही इंडिया और चाइना के ऊपर रिस्ट्रिक्ट रहेगा, ऐसा भी नहीं है। तो आपको
ये 2-3 कंट्री और ही पढ़नी पड़ेगी साथ में, बल्कि पूरा दुनिया ही पढ़ना पड़ेगा। रशिया कंटेक्स ही पढ़ना पड़ेगा, चाइना के साथ रिलेशन, यूएसए के भी, एशियान के भी, सार्क के भी। तो जब हम एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेके चलते हैं तो क्लियरिटी आती है। तो ध्यान रखें, आईआर का सीधा है कि आपको मैक्सिमम एरिया कवर करना पड़ेगा और उसके अंदर एक लिंकेज पैदा करनी पड़ेगी, और जो अपनी राइटिंग है उसको आपने जो लिखने का जो तरीका है वो टू द पॉइंट लिखने की आपकी एक आदत होनी चाहिए, क्योंकि आईआर में क्या है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा खिंच जाती है, तो आपको उनको थोड़ा कंसाइज करना भी आना चाहिए। तो इस तरह से जो मैं अभी जो टॉपिक यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो अंदर से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है इंडिया की रिलेशन चाइना के साथ। तो इंडिया चाइना किस तरह से अभी आपस में उनके क्या रिलेशन है। और अब एक बात है यहाँ पे, जो मेरा तरीका रहेगा वो ज़्यादातर करंट बेस्ड होगा, करंट बेस्ड रहेगा। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो पेपर 2 के अंदर है आईआर वाला पोर्शन, पेपर 2 में है हर साल कम से कम 65 और 70 मार्क्स का आईआर पूछा जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन पूछा जाता है 60 और 70 मार्क्स का। और जो भी आप क्वेश्चन देखोगे ज़्यादातर करंट बेस्ड होते हैं, तो इसलिए आपको करंट बेस्ड पता होना चाहिए। और हाँ, कुछ आपको बैकग्राउंड की पता होनी चाहिए इसकी। तो अब देखिए, जैसे आजकल हम देखते हैं, अगर यहाँ पे जो सबसे अभी जो लेटेस्ट चला है वो इनके बीच में एक बॉर्डर डिस्प्यूट है, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। अब देखिए, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट एक लंबे समय से चला हुआ है। अगर इसको देखेंगे, इसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। अब ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि म्यूचुअली दोनों कंट्री ने, इंडिया ने और चाइना ने, कभी इसको एक्सेप्ट किया ही नहीं। कुछ पार्ट इंडिया ने नहीं माना और कुछ पार्ट चाइना ने नहीं माना। तो इसलिए ये एक ऐसा एक LAC है, तो एक्चुअल कंट्रोल लाइन है, बट दोनों की इसमें बात नहीं बनती। अगर हम देखेंगे इसको, इसमें 3 एरियाज है जो डिस्प्यूटेड है। अगर इस पूरी लाइन को देखेगा आप, तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर ये ना मानने की अगर हम बात करें, हम इंडिया मानता है कि ये जो लाइन है 3488 है, इतनी लंबी लाइन है, बट चाइना बोलता है इतनी नहीं है, सिर्फ कितनी है 2000। तो इतना डिफरेंस आ रहा है इनके बीच में। और इसकी 3 साइड है, वेस्टर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न। तो 3 साइड से यहाँ पे, तो वेस्टर्न में आता है लद्दाख वाला रीजन, ईस्टर्न में, सेंट्रल में आता है HP एंड UK, और लास्ट जो ईस्टर्न है इसमें आता है मेनली सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। ये 3 मेन कंट्रोवर्शियल है। अब देखो, अगर ये वाला जो पोर्शन है वेस्टर्न वाला है, इसमें 2 लाइन है। एक लाइन है जॉनसन लाइन और दूसरी है मैकडॉनल्ड लाइन। दो लाइन हो गई है। अब जो जॉनसन लाइन है ये ब्रिटिशर ने 1860 में ड्रॉ करी थी। अब इस लाइन में जो मेन प्रॉब्लम आ रही है जॉनसन लाइन को, अब अगर इस लाइन को देखते हैं हम, ये कहां तक जाती है
कुलन शाह एक माउंटेन है, इस माउंटेन को भी कवर करेगी, और साथ ही साथ है अक्साई चिन, अक्साई चिन, ये भी इसके अंदर आएगा। अब इंडिया कहता है कि इस वेस्टर्न सेक्टर में जो जॉनसन लाइन है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर इस लाइन को अगर हम मानते हैं तो इंडिया के पास कुलन शाह वाला रीजन एंड अक्साई चिन, जो कि अभी किसके पास है, चाइना के पास। तो ये क्योंकि ये दोनों पार्ट था, जो अक्साई चिन एंड कुलन शाह था, ये कभी JNK का पार्ट था, जम्मू एंड कश्मीर का। तो इसलिए अगर जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट है तो ये भी इंडिया का पार्ट होना चाहिए। तो इस जगह पे इंडिया जॉनसन लाइन को बताता है, और चाइना का मानता है यहाँ पे जो मैकडोनल्ड लाइन है। अब मैकडोनल्ड लाइन वो है जो कुलन शाह एंड अक्साई चिन को चाइना का पार्ट बताती है। तो इसलिए इंडिया की अपनी लाइन है और चाइना की अपनी लाइन है, इसको लेकर कंट्रोवर्सी है। और जो अभी हम लेटेस्ट में जो लड़ाई चल रही है वो भी इसी रीजन में चल रही है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। वेस्टर्न रीजन है, यही चल रही है। क्वेश्चन यही बन सकता है कि रिसेंटली अभी इंडिया चाइना के बीच में क्या कंट्रोवर्सी है, और उस कंट्रोवर्सी की क्या कॉजेज है, और क्या उसके आगे उसके सोल्यूशन हो सकता है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है इस बारी। अब दूसरा यहाँ पे है HP वाला एंड UT वाला सेंट्रल एरिया। अब इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, ये बड़ा माइनर डिस्प्यूट है। दोनों कंट्री ने ऑलमोस्ट जो एक दूसरे को जो इस मैप दिखाया है, तो वो दोनों कंट्री ने काफ़ी हद तक मान लिए गए। अब उसके बाद है ईस्टर्न में सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पे जो मेन फाइट है वो है मैकमोहन लाइन के ऊपर, मैकमोहन लाइन। अब जो मैकमोहन लाइन है वो 1914 में ड्रॉ की गई थी, और इसमें 3 पार्टी थी, ब्रिटिश इंडिया बोल सकते हैं हम इसको, ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत एंड चाइना। बट आज की डेट से इंडिया इसको नहीं मानता, चाइना इसको नहीं मानता। चाइना क्या कहता है, इसको बोलता है ब्रिटिश हैंगओवर, कि ब्रिटिशर ने हमारे ऊपर थोपा हुआ है और इसको हम नहीं एक्सेप्ट करते। अगर इस लाइन को अगर मानता है नहीं, अगर इस लाइन को अगर चाइना नहीं मानता, नहीं एक्सेप्ट करेगा, तो इसका मतलब है कि इंडिया का जो अरुणाचल प्रदेश का जो पार्ट है, इवन पूरा अरुणाचल प्रदेश और मेनली तवांग, वो चाइना के पास चले जाएगा। और जैसे सिक्किम वाला रीजन भी है, यहाँ पे थोड़ी डिस्प्यूट है। तो यहाँ पे मैकमोहन लाइन का कंट्रोवर्सी है, और बाद में हम आगे करें, जैसे डोकलाम इशू था वो भी हो गया था। तो अगर इस बॉर्डर डिस्प्यूट देखें हम, तो 3 पार्ट है इसमें, वेस्टर्न में जॉनसन एंड मैकडोनल्ड लाइन, सेंट्रल में UK एंड उत्तराखंड एंड हिमाचल, कोई ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं है। और अगर हम ईस्टर्न में देखते हैं तो यहाँ पे मैकमोहन लाइन को लेकर मेन प्रॉब्लम है, जो कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में। और 1951 से लेकर इंडिया के पास यहाँ पे जो तवांग है, जो तवांग एक बुद्धिस्ट की भी एक वहाँ पे मोनेस्ट्री है, जहाँ पे आई थिंक कोई दलाई लामा वहाँ पे पैदा हुए थे, तो इसलिए वो भी, उस पर भी चाइना अपना क्लेम करता है। तो अब इस प्रॉब्लम को देखते हुए अब अभी जो लेटेस्ट प्रॉब्लम है वो चल रही है यहाँ पे इसके वेस्टर्न सेक्टर पे। और देखिए, अगर जो ये वेस्टर्न सेक्टर है LAC का, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब दूसरी बात मैं एक बात यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि जब आप आंसर लिख रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा पता होगा तो सही बात है, बट लिखना आपको ज़्यादा नहीं लिख सकते आप, तो इसलिए आपको लिमिटेड पता होना चाहिए, उतना ही लिख पाओगे आप। चाहे 4 नंबर में तो बहुत कम लिख पाओगे, 8 में थोड़ा सा और लिख लोगे, 20 में थोड़ा और एक्सपेंड कर देंगे, 20 में भी कितना 400 वर्ड्स है, 400-450 वर्ड्स में आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या ज़्यादा फैक्ट्स की इसमें ओढ़ में न चले जाए कि आप उनको ही गैदर कर रहे हो बस, बल्कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप कैसे आंसर को समझते हो और कैसे उसको लिंक करते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन ये आ गया कि करंट इंडिया चाइना
स्टैंड ऑफ ऑन LAC। ठीक है जी, डिस्कस। इस पे क्वेश्चन है। अब आपकी जो इंट्रोडक्शन है यहाँ पे बड़ी सीधी होनी चाहिए, सिंपल, कि ये जो करंट सिचुएशन है ये LAC के वेस्टर्न पार्ट में है, और वेस्टर्न पार्ट वो है जहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन शब्द आपके आने चाहिए, लद्दाख में पड़ती है, और एक जॉनसन लाइन है, एक मैकडोनल्ड लाइन है। अब इसमें चाइना क्या क्लेम कर रहा है इस टाइम? 3 नाम भी आपके लिए बहुत है आंसर के लिए। एक है पैंगोंग त्सो लेक, पैंगोंग त्सो लेक, और दूसरा है गलवान रिवर वैली, और तीसरा है अपना पूरा ईस्टर्न लद्दाख वाला जो रीजन है, ईस्टर्न लद्दाख। तो यहाँ पे ये अभी कंट्रोवर्सी चली हुई है। तो अब ये 3 पॉइंट देखो ना, अगर आपने आंसर लिखते लिखते लद्दाख को भी LAC लिख रहे हो आप, लद्दाख लिख रहे हो आप, 2 बॉर्ड लाइंस लिख रहे हो, उसके बाद लेक का नाम लिख रहे हो, वैली का नाम लिख रहे हो, ईस्टर्न लद्दाख लिख रहे हो, और इस तरह से आपकी इंट्रोडक्शन यहीं पे हो जाएगी, तो कम से कम 3-4 लाइन तो आपको यहीं चली गई, अगर 20 नंबर का आंसर भी है तो भी। अब अगर आपको डिस्कस करने के लिए पूछा है तो अब नेक्स्ट क्या होगा आपका आंसर, कि क्यों आपस में लड़ रहे हो, वजह क्या हो सकती है इसकी लड़ाई करने की आपस में। रीजन फॉर करंट स्टैंड ऑफ, क्या क्या रीजन हो सकता है? अगर हम रीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर रीजन देखें कि कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम इंडिया को है और कुछ प्रॉब्लम चाइना को है। अगर हम इंडिया की तरफ से देखेंगे जिससे चाइना थोड़ा घबरा रहा है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम फ्रॉम इंडियन साइड। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम फ्रॉम इंडियन साइड, तो इंडिया कुछ इंफ्रा डेवलप कर रहा है वहाँ पे अपने। अब क्या क्या इंफ्रा डेवलपमेंट है? एक तो इंडिया का जो बॉर्डर रोड है वो ऑलमोस्ट बनने को बन ही गया हुआ है। अब जो बॉर्डर रोड है वो इंडिया के एक स्ट्रेटेजिक बड़ी लोकेशन है, वो है एयरफील्ड एट दौलत बेग ओल्डी, जगह दौलत बेग ओल्डी। आप इन टर्म्स को देखें और नेट पे भी देख सकते हैं। DALUT बेग OLDIE, ये इंडिया का एयरफील्ड है या इंडिया की। तो इसको कनेक्ट करेगा, ये बिल्कुल नॉर्थ वाले पोर्शन में आता है, साउथ के जिनसे विलेजेस हैं इस रीजन में उनके साथ कनेक्ट करता है, और बॉर्डर पे LAC की बिल्कुल नज़दीक है। तो अगर इंडिया इस तरह की रोड डेवलपमेंट यहाँ पे कर रहा है तो चाइना के लिए प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। और उसके बाद इंडिया एक और तरह के रोड बना रहा है, इसको बोलता है फीडर रोड्स। फीडर रोड्स। अब ये रोड क्या है? जैसे मान लो हमारा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जो रोड बना रही है, यहाँ से इसको कनेक्ट करने के लिए कुछ रोड बन रहा है जिनको हम फीडर रोड बताते हैं। तो ये जो फीडर्स रोड है इनकी भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, तो इससे भी चाइना को थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरा इंडिया क्या है कि चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, अब बेल्ट रोड को भी हम अलग से डिस्कस करेंगे, उसको इंडिया नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, और चाइना का वो बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम है। और एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि डोकलाम की जो प्रॉब्लम है पिछले 2 साल से चली हुई है, तो वो भी कहीं ना कहीं बीच में है। तो
तो वो भी एक वजह हो सकती है। अब डोकलाम एक ऐसा रीजन है जो इंडिया, भूटान और चाइना के जंक्शन के ऊपर है बनाया हुआ। तो वहाँ से क्या था, चाइना अपना रोड बनाने की कोशिश करा जिसको इंडिया ने अपोज किया, और बाद में इंडिया की भी आर्मी लग गई थी वहाँ पे, और फाइनली वहाँ से चाइना को अपनी आर्मी को पीछे करना पड़ा, और जो रोड कंस्ट्रक्शन थी वहाँ पे चली उसको भी बंद करना पड़ा। और एक चीज़ और हुई अभी इंडिया की तरफ से वहाँ यहाँ रीजन में, इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया, रीऑर्गेनाइज कर दिया इंडिया ने JNK को, तो वो भी चाइना के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और दूसरा, अभी जो कोविड-19 को लेकर जो चल रहा है, तो उसमें भी चाइना का जो रोल है वो अच्छा नहीं रहा, तो पूरी दुनिया का चाइना के ऊपर प्रेशर है, तो इंडिया भी उनमें से एक है। तो इसी दौर में भी ये चल रहा है। और एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, चाइनाज एक्सपेंशनिस्ट एंड एग्रेसिव अप्रोच। चाइना अपना को बहुत भयानक तरीके से एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव हो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, वहाँ से आने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की बात कर सकते हैं हम, राइट। और साउथ चाइना सी में बहुत एग्रेसिवली यहाँ पे मूव कर रहा है ना। तो इस तरह से जो चाइना की ऐसी कुछ जो इसकी चली हुई है इसकी अप्रोच, तो उसका ही एक पार्ट समझ सकते हुए, तो ये अपनी एग्जिस्टेंस को बताने की कोशिश करता है कि अभी मैं इस रीजन में भी इतना एक्टिव हूँ जितना बाकी रीजन में हूँ, तो इंडिया को इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और दूसरा, इंडिया का जो तिब्बत के साथ जो संबंध है, जो दलाई लामा को यहाँ पे पॉलिटिकल असाइलम दे रखा है, वो भी एक वजह हो सकती है। नेक्स्ट है ग्रोइंग इंडिया USA स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो इंडिया और USA की बहुत अच्छी दोस्ती हो रही है यहाँ पे, और उस दोस्ती की जो स्ट्रेटेजिक जो इनका लिंक है वो चाइना को कंट्रोल करना ही है बेसिकली साउथ चाइना सी के अंदर। तो वहाँ पे इंडिया और USA बहुत अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है, चाहे मालाबार एक्सरसाइज है, और चाहे वहाँ पे क्वाड है, चाहे वहाँ पे 2+2 डायलॉग है ना। तो इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो इंडिया और USA आपस में इकट्ठे मिलकर कर रहे हैं, और साथ में जापान और ऑस्ट्रेलिया को मिला रहा है, तो उसकी वजह से भी चाइना को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे करके यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सारी यहाँ पे इसके कुछ कॉजेज बन गए, राइट। अब एक चीज़ और है यहाँ पे क्वेश्चन, इसमें से अगर हम क्वेश्चन निकालें इसी में से कि अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इन दोनों के बीच में, और अगर हम इन दोनों में देखेंगे, और हाँ एक प्रॉब्लम जो मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर और है जो मैं बताना भूल गया, कि चाइना ने क्या कर दिया, LAC के बहुत सारे रीजन के अंदर क्या कर रहा है, जैसे हम पढ़ रहे हैं, जो हम न्यूज़ में देखते रहते हैं, कि चाइना की जो आर्मी है वो लगातार क्या कर रही है यहाँ पे काइंड ऑफ एक इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, वो अंदर आ रहा है, और चाइना इंडिया उसको बाहर धकेलता है। और वो वजह वही है कि जिसको वो बॉर्डर नहीं मानते, जैसे हम बताया कि मैं बताया हूँ भी कि इसको बॉर्डर कुछ इंडिया नहीं मानता, कुछ चाइना नहीं मानता। तो वो लगातार जो उनकी एंट्री होती जा रही है बॉर्डर, पहले से कि इस तरफ वो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और वो तो एक इमीडिएट कॉज है ही है, जिसको हम इमीडिएट कॉज बोल सकते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ था, इनके बीच में एक छोटी सी झड़प भी हुई है, जिसमें हमने देखा कि इंडिया के कुछ सोल्जर मारे गए थे और बाद में कुछ चाइना के भी मारे गए थे। तो इस तरह से ये इसका एक इमीडिएट इम्पैक्ट भी पड़ गया था। तो अगर ये आपस में लड़ लिए, वहाँ 20-22 सोल्जर इंडिया के मर भी गए, तो अब हम सवाल ये कि अगर ऐसी हालत है तो इसका मतलब है कि दोनों कंट्री में वॉर होनी चाहिए। तो अगर मान लो क्वेश्चन ये बनता है कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में इट सीम्स दैट इंडिया एंड चाइना वर एट द वर्ज ऑफ वॉर, लड़ाई के बिल्कुल कगार पर थे। तो पहला इस क्वेश्चन का पार्ट ये है, और सेकंड पार्ट है ब्रीफली डिस्क्राइब द डेवलपमेंट दैट टेक बिटवीन टू कंट्री विच प्रिवेंट दिस conflict to become a war या escalation of war। अब ऐसी क्या चीज़ हुई जिससे ये वॉर नहीं बना? दो पार्ट है क्वेश्चन के। एक तो दोनों कंट्री एक वॉर के वर्ष पे खड़ी हो गई थी, बट बाद में ऐसी कौन सी चीज़ें होने लगी यार, क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे हम ये बोल सकते हैं कि दोनों कंट्री आपस में नहीं लड़ सकती? तो इस तरह से क्वेश्चन में अब देखिए, अगर मान लो ये वर्ष की बात आ रही है कि दोनों कंट्री, तो पहले पार्ट को हम कैसे एड्रेस करें क्वेश्चन में? पहला पार्ट में फिर से यही बताया गया, जो वेस्टर्न जो पार्ट है LAC का, लद्दाख वाला रीजन वहाँ पे था,
और वहाँ पे हुआ क्या था, 3 जगह लिख लो, ये एक सांगपो लेक है और एक ये वैली है, और ये लिख लो जल्दी जल्दी से, और उसके बाद कुछ यहाँ थोड़े कॉजेज़ लिख लो। हाँ लगता है कि बताइए यस कि वॉर पे थे। अब नई चीज़ क्या आएगी इस पर, ऐसी कौन सी चीज़ें हुई कि जिससे हम बोल सकते हैं कि इंडिया चाइना के बीच में वॉर नहीं हो सकती। और दूसरी बात, अगर हम आंसर लिख भी रहे तो हमारा आंसर बड़ा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। हम कभी भी अपने आंसर में ये नहीं बोल सकते कि इंडिया चाइना आपस में लड़ेंगे और लड़ने चाहिए, वो अप्रोच नहीं होनी चाहिए। तो हमें हमेशा ये कोशिश करनी है कि वॉर नहीं होनी चाहिए, और वो रास्ते ढूंढना है, चाहे हमारी गवर्नमेंट भी है चाहे हम भी है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि वॉर ना हो, क्योंकि वॉर अगर होती है तो दोनों के लिए खतरनाक हो सकती है। तो इसलिए कुछ कुछ पॉइंट इस तरह के हैं जिससे हमें पता चलता है कि वॉर नहीं होनी चाहिए और नहीं हुई है। तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। सबसे पहले है दोनों कंट्री के बीच लैक ऑफ आइडियोलॉजिकल फंडामेंटलिज्म। दोनों, जैसे यूएसए और चाइना है, इनके बीच एक आइडियोलॉजी की बार वॉर हमेशा रहती है, क्योंकि चाइना कोर कैपिटलिस्ट है और चाइना की जो फिलॉसफी है सोशलिस्ट है। बट इंडिया और चाइना के बीच में ऐसी आइडियोलॉजिकल वॉर नहीं दिखती, और ना ही ऐसी कोई कोल्ड वॉर है जो बड़े लंबे टाइम से चली हुई है। दूसरा है विलिंगनेस फॉर डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट एट द मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लेवल। दोनों कंट्री बड़ी विलिंगनेस है, दोनों कंट्री एक विल शो करती है डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट एट मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लेवल। तो मिलिट्री लेवल पर भी हमारी मीटिंग्स होती है और पॉलिटिकल लेवल पर भी मीटिंग्स होती है। और ऐसी मीटिंग्स में क्या होता है कि जो भी एक एस्केलेशन की सिचुएशन बनती है वो नॉर्मल होने लग जाती है। तो ये भी एक, ये आप देखोगे जब भी यहाँ पर अगर जब वहाँ 22 इंडियन सोल्जर मारा गया थे, उसके बाद एकदम से मिलिट्री लेवल पर इनकी मीटिंग स्टार्ट हो गई थी, तो वो बच गया। उसके बाद है मटेरियल कॉस्ट फॉर बोथ कंट्री। दोनों कंट्री के लिए फाइनेंशियल एंड मटेरियल कॉस्ट बहुत बड़ी है जुड़ी हुई वॉर के साथ, और दोनों कंट्री ने देख भी लिया इसका नतीजा कि जब ये बिल्कुल एकदम टेंस सिचुएशन होती है तो दोनों के बीच में ट्रेड बिल्कुल बंद हो जाता है, और जिसका लॉस दोनों को होता है, इंडिया को होता है और चाइना को होता है। जैसे अभी रिसेंटली इंडिया ने क्या किया, चाइना की बहुत सारी जो ऐप्स थी वो बैन कर दी, तो इसका चाइना को लॉस हुआ है, कुछ इंडिया को भी हो सकता है क्या पता इसका लॉस। तो वैसे ही इनके जो इंटरेस्ट है आपस में, ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, FDI है, वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो उसको लेकर इसका भी ये खतरा नहीं मोड़ना चाहते हैं। और एक चीज़ और है कि इंडिया अभी चाइना और ताइवान के बीच में कन्फ्लिक्ट चला हुआ है। तो अब यहाँ पे चाइना और ताइवान आपस में कन्फ्लिक्ट में है। इंडिया, हो सके चाइना को ये डर भी है कि कहीं इंडिया का जो बढ़ता हुआ रिलेशन है ताइवान की तरफ, तो वो भी एक तरफ से चाइना को रोकता है, क्योंकि जो ताइवान एक ऐसी कंट्री है 1949 में जो चाइना की जो मेन लैंड थी उस पर कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल हो गया, और जो ताइवान है, और ताइवान जिसको हम कॉमिनटाग बोलते हैं, जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप था, वो ताइवान में जाके बैठ गया। और इनिशियली यूएसए जैसी कंट्री ने ताइवान को एक सेपरेट कंट्री माना और जिसको चाइना का पार्ट नहीं माना, और बाद में जो यूएसए था उसने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि जो चाइना है वो एक वन नेशन पॉलिसी है उनकी, कि एक ही चाइना है, ताइवान अलग नहीं हो सकता। बाद में ऐसा हुआ था, बट इस टाइम ताइवान WTO का मेंबर तो है, UN का एंड WHO का नहीं है। तो अब इस तरह से ताइवान के अंदर एक दौड़ चली हुई है कि उनको एक फ्रीडम चाहिए, उनको खुद की UN में मेंबरशिप चाहिए। तो इस तरह से वहाँ पे चाइना और ताइवान के बीच में कन्फ्लिक्ट है, तो इंडिया इसका फ़ायदा उठा सकता है। और जैसे कि पहले इंडिया ने तिब्बत के साथ भी तिब्बत के जो दलाई लामा है उनको यहाँ पे असाइलम दे रखा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी चाइना पंगे नहीं ले सकता ज़्यादातर से। नेक्स्ट है इंडिया को भी खतरा और है, क्योंकि इस टाइम इंडिया के लिए नेपाल का होना ज़रूरी है। साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नेपाल और इंडिया रिलेशन में करेंगे। तो अभी नेपाल और चाइना की आपस में दोस्ती हो रही है, तो इंडिया भी हमेशा चाहता है कि अगर वो चाइना के अगेंस्ट थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच से आ जाए तो चाइना और नेबरिंग कंट्री और भी कर सकते हैं इंडिया से, तो इसलिए इंडिया को थोड़ा एक डर रहता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इनके लिए बहुत ऐसी अहम साबित हुई है कि इस कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, वो है इंडिया चाइना इनफॉर्मल समिट। इंडिया चाइना की एक इनफॉर्मल समिट होती है जो 2 समिट हुई तक, एक हुई थी 2018 में वुहान में,
और 19 में हुई थी मामल्लपुरम जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये दोनों कंट्री के बीच एक समिट है, जो इनफॉर्मल समिट है, इसमें इस समिट में क्या होता है, जो कंट्री इसको ऑर्गेनाइज करती है तो दूसरी कंट्री का वहाँ पे पीएम जाता है। तो लास्ट ईयर वहाँ पे वुहान में मोदी जी गए थे और इस बार 1919 में यहाँ पे वहाँ के हेड आए थे। तो अब ये जो समिट है ये क्यों हुई है, इसके भी क्या पता इसमें थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन बन जाए। इस पर 2 वजह है, 3 वजह है इसमें। सबसे पहले एक तो है 2008 में जो वर्ल्ड क्राइसिस आए थे, फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे दुनिया के ऊपर, उस टाइम ये देखा गया था कि इस वर्ल्ड क्राइसिस में सिर्फ 2 कंट्री ऐसे जिन पर असर नहीं पड़ा, वो इंडिया और चाइना थे। तो इसलिए इंडिया और चाइना को एक बड़े प्लेयर के रूप में देखा गया। तो इंडिया चाइना को भी लगा कि हम है बड़े प्लेयर है, तो हमें आपस में थोड़ा इकट्ठे आना चाहिए। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो बनेगा, जो क्राइसिस थे उसके बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, वहाँ पे दोनों कंट्री क्या रोल प्ले करने वाली। तो तब से ये इसका कुछ इस लेवल पे बात होने लगी थी। और दूसरा है वेस्टर्न डिक्लाइनिंग कैपेसिटी। जो वेस्टर्न कंट्री उनकी बड़ी कैपेसिटी थोड़ी डिक्लाइन हो गई थी। जैसे मान लो यूएस में भी थोड़े क्राइसिस चल पड़े थे और यूरोपियन यूनियन में बात नहीं बन रही थी क्योंकि उसमें से बाहर निकल रहा है ना। तो इस तरह से बड़ी सारी चीज़ें जो वेस्टर्न कंट्री थी वो शायद लीड करने में थोड़ी इतनी कैपेबल नहीं है, तो इसलिए भी इन दोनों कंट्री को सामने आना पड़ा। और चेंजिंग साउथ एशिया की जो एक सिनारियो भी चेंज होती गई, तो इसलिए ये समिट होती है। तो इसमें इनफॉर्मल लेवल पर बात होती है और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके लिए कुछ नए तरीके ढूंढने के लिए दोनों कंट्री आपस में काम करती है। तो अभी ये मामल्लपुरम हुई थी तो उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट निकले थे। तो अगर ये दोनों कंट्री इतनी नज़दीक आ गई एक दूसरे के, तो शायद तब भी आपस में नहीं लड़ेगी। और इंडिया चाइना की इकोनॉमिक रिलेशन तो है ही है। तो 6th इंडिया चाइना स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग, इनके बीच एक इंडिया चाइना स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग होता है इनके बीच में, तो उसमें भी दोनों इकट्ठे आते रहते हैं। तो 6ठी इनकी समिट हुई है। और दूसरा इंडिया के लिए एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना। तो इन सब वजह से हम ये मान सकते हैं कि शायद ये आपस में अभी नहीं लड़ सकते। तो इतना आसान नहीं है दोनों, क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट एक स्टेक पे लगे हुए हैं। तो ये लड़ाई इतनी जल्दी नहीं हो सकती। हाँ, एक ये रहता है कि चाइना भी अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश करता है कि ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, हमारे जो इंटरेस्ट है LSE के लेकर वो भी जिंदा है, हम उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो इंडिया हमेशा चाहता है कि चाइना को ये चीज़ें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, राइट। और नेक्स्ट एक चीज़ और है यहाँ पे, इंडिया के आजकल कुछ रिलेशन ऐसे है कि जो हम बोल सकते हैं कि काफ़ी हद तक, देखो पॉलिटिकल लेवल पर, स्ट्रेटेजिक लेवल पर थोड़ा हमारे कंट्रोवर्सी हो सकती थी, है भी है, बट इकोनॉमिक लेवल पर इंडिया चाइना बड़े साथ रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो आजकल इन दोनों के बीच में यहाँ भी थोड़ी कंट्रोवर्सी, थोड़े रिलेशन ख़राब हो रहे हैं। इकोनॉमिक फ्रंट पे भी अगर देखें हम, तो इकोनॉमिक फ्रंट हमेशा दोनों के लिए फ़ायदेमंद रहा है। दोनों ने उसको एक फ्रंट सीट दी। अगर ऐसा समझेंगे आप, जब हम दोनों के रिलेशन की बात करेंगे, तो जो फ्रंट पोजीशन में भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे और पॉलिटिकल एंड बॉर्डर डिस्प्यूट उनके बैक सीट पे थे। तो इसी वजह से इंडिया और चाइना आपस में भी चल रहा है साथ साथ। अगर हम इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन की बात करेंगे, तो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में फ्रंट सीट पे भी बॉर्डर कश्मीर इशू ही बैठा हुआ है और बाकी के इंटरेस्ट सारे बैक सीट पे। तो इस तरह से इंडिया और चाइना के बीच में भी फ्रंट पे कौन है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी बहुत सारी वजह से हो सकते हैं इनके एक साथ जैसे हो। सबसे पहले तो यहाँ पे यह है कि जो दोनों कंट्री डेवलपिंग कंट्री में आती है और दोनों अपने जो इंटरेस्ट है, एग्रेरियन जो क्लास है, एग्रेरियन जो इंटरेस्ट है, उन इंटरेस्ट को ये दोनों बचा के रखना चाहते हैं और दोनों की सेम बात है, दोनों एक जैसा बोलते हैं यहाँ पे। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे जब भी बात होती है तो दोनों साथ दिखते हैं, दोनों की एक कॉमन वॉइस होती है। और वो कॉमन वॉइस जो वेस्टर्न कंट्री उनकी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को लेकर भी हो सकती है, और जो सब्सिडी वो देते हैं अपने किसानों को उसको लेकर भी होती है, राइट। तो यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पर इकट्ठे बोलते हैं। अगर इन्वायरमेंटल लेकर कुछ बात होती है, जैसे मान लो पेरिस एग्रीमेंट था, तो दोनों ने इकट्ठे साइन किया था, और अगर अपोज करते हैं तो दोनों करते हैं। तो इसलिए भी इनका
रिलेशन ठीक रहता है। और तीसरी बात यहाँ पे है कि दोनों का आपस में बहुत बड़ा ट्रेड है ना। तो ऐसी बातों से हमें लगता है कि ये चीज़ें सही हो रही है। बट अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, जो भी ये वेस्टर्न लद्दाख में जो एक्टिविटीज़ हुई है उससे ये पता चलता है कि शायद इनके पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट वो सामने आ रहे हैं, और वो पाकिस्तान को लेकर भी हो सकता है, और रशिया के साथ भी इनके रिलेशन जो हम आगे डिस्कस करेंगे उससे भी हो सकता है, और जो अभी यहाँ पे छोटी मोटी लड़ाई हुई है इससे भी हो सकता है। और इसकी वजह से क्या हुआ, इकोनॉमी के ऊपर इकोनॉमी के ऊपर असर ढलने लग गया था। तो अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो इंडिया क्या हमेशा इसके ऊपर एलिगेशंस लगाता है, चाइना में लैक ऑफ मार्केट एक्सेस। तो चाइना इजीली मार्केट एक्सेस नहीं देता, क्योंकि वहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्टिव रेगुलेटरी प्रोसीजर्स हैं, वहाँ पे बड़ी रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। अगर मान लो किसी को ट्रेड करना है वहाँ पे, तो उनके जो रेगुलेटरी जो प्रोसीजर है, जो मैकेनिज़्म है, वो काफ़ी हार्ड है वहाँ पे, खासकर इंडिया की फार्मा सेक्टर के लिए, एग्रो प्रोडक्ट्स के लिए। तो इसको कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि चाइना की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी बनती है इंडिया के प्रोडक्ट को लेकर, तो जिससे इंडिया थोड़ा एक्सेप्ट नहीं कर रहा उस चीज़ को। लैंड एक्विजिशन चैलेंजेस, तो अगर इंडिया वहाँ पे लैंड एक्वायर करना चाहता है अपने किसी पर्पज़ के लिए, तो वहाँ भी उसके सामने चैलेंजेस आती है। और ट्रेड वॉर बिटवीन यूएसए एंड चाइना, इसको लेकर भी इनमें आपस में लड़ाई चल रही है, पर इसका असर इंडिया पे पड़ रहा है। और उसके बाद चाइना की एक डंपिंग पॉलिसी रहती है कि जो हमेशा हमारी जो मार्केट होती है उनमें अपना जो प्रोडक्ट है उसको बहुत बड़े लार्ज स्केल में लेके उसको डंप करने की कोशिश करता है। जैसे इंडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, जैसे टॉयज़ है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, तो इंडिया उस डंपिंग पॉलिसी को भी नहीं एक्सेप्ट करता। और एक रिसेंटली जो इंडिया के बीच में इंडिया ने भी जो एक्शन लिया कि वहाँ की बहुत सारी जो ऐप्स थी, कुछ और बिजनेस जो वहाँ के प्रोजेक्ट्स थे, वो इंडिया में बैन कर दिए। तो इस तरह से भी हम ये भी देखते हैं कि इनके बीच में ये प्रॉब्लम है। तो ये एक इनकी जो बड़े लेवल पर एक डिस्प्यूट है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि दोनों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है, क्या चीज़ है, और उसके पीछे वजह क्या हो सकती है, और डिस्कस करेंगे कहाँ पे ये हो रही है, और दूसरा इसके पीछे क्या इसके कॉजेज़ है, चौथा ये वॉर हो गई थी ऑलमोस्ट, क्यों नहीं हो पाई, है ना, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो अभी भी इंडिया और चाइना को साथ लेके चली हुई है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन किसी भी सेंस में पूछा जा सकता है, तो इन्हीं बातों को लेकर आप आंसर कर सकते हो। अच्छा, एक और डिस्प्यूट है यहाँ पे, वो है अगर आपको थोड़ा ऐड करना पड़े, वो है रिवर वाटर डिस्प्यूट्स। तो इसमें भी 2-3 बातें आपको पता होनी चाहिए रिवर को लेकर। एक है चाइना डैम ऑन मेकोंग रिवर, जो भी चला हुआ है, मेकोंग रिवर, इसको लेकर इंडिया को ऑब्जेक्शन है। और एक है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, क्योंकि वो निकलती चाइना से है, उसके ऊपर हाइडल प्रोजेक्ट बन रहा है एक, जैगमू करके है, जैगमू हाइडल प्रोजेक्ट इन ब्रह्मपुत्र रिवर। और जो बीच में कुछ 1-2 ट्रीटीज़ है, पुरानी ट्रीटी है, तो उनको उतना करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद है इंडिया चाइना वाटर डेटा शेयरिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो भी चला है, इंडिया चाइना वाटर डेटा शेयरिंग, ये 2006 में साइन हुआ था। अब इसमें यह था कि चाइना जो भी यहाँ पे हाइडल प्रोजेक्ट या और भी वाटर के ऊपर एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसका डाटा इंडिया को शेयर करेगा, खासकर ब्रह्मपुत्र एंड सतलुज रिवर के बारे में। बट आज की डेट से थोड़ा दिखता है कि चाइना इसमें थोड़ी रिलक्टेंसी शो कर रहा है, ये डाटा नहीं शेयर कर रहा है। तो एक ये भी इनके बीच में भी जो चल रहा है आजकल डिस्प्यूट। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे जो इंडिया के लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, इस पर भी इंडिविजुअली क्वेश्चन बन सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चाइना रशिया रिलेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो चाइना और रशिया, तो अभी जो लेटेस्ट इसमें कुछ डेवलपमेंट हुई है, एक तो चाइना और रशिया के बीच में एक गैस पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन।
इंडिया भी हमेशा एम्बिशियस रहा है कि वहाँ से गैस लाया जाए, तेल लाया जाए चाइना से, पर इंडिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतनी तेज़ नहीं है। और इस पाइपलाइन को बोला गया है पावर ऑफ साइबेरिया, पावर ऑफ। अब आपके लिए कीवर्ड है यहाँ पे पावर ऑफ साइबेरिया, आपको पता होना चाहिए ये दोनों के बीच में, दोनों को क्लोज कर रहा है, इंडिया और चाइना और रशिया को। और अगर चाइना को, रशिया की गैस के लिए, एनर्जी के लिए एक अच्छी मार्केट बन रही है चाइना में, और इसकी वजह से चाइना और रशिया के बीच में स्ट्रैटेजिक रिलेशन डेवलप हो गए, तो इंडिया के लिए हमेशा एक दिमाग में प्रॉब्लम रहेगी इस बात को लेकर। उसके बाद है इंडिया का हमेशा रशिया एक बहुत बड़ा पार्टनर रहा है जो आर्म्स डील में, क्योंकि इंडिया को बहुत सारे जो आर्म्स को लेकर कुछ भी डील्स होती है ज़्यादातर रशिया के साथ होती है, और रशिया से ही मिलता है हमें जो भी इस तरह की सप्लाई मिलती है। तो अभी इनकी आपस में बड़ी क्लोजनेस हो रही है रशिया की और चाइना की, और जिसमें सुखोई 35 चाइना ने दे दिया है, चाइना को मिल गया है, और S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल, S-400 जो सरफेस टू एयर मिसाइल है वो भी डील हो चुकी है इन दोनों कंट्री के बीच में। और इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक है, एक बड़ी फेमस एक्सरसाइज है, उसका नाम है वोस्टोक। और ये रशिया की एक एक्सरसाइज अपने में होती है खुद में, और ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद लगातार होती है। तो अब रशिया ने क्या कर दिया है, इस एक्सरसाइज में अपने साथ मिला दिया है चाइना को। तो ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो चुकी है कि जो इन दोनों को और क्लोज कर रही है। और एक चीज़ और है जहाँ ये पे बड़े क्लोज आ रहे हैं, वो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और भले इसमें इंडिया भी इसका पार्टनर, इसका पार्ट है इस ऑर्गेनाइजेशन का, बट इनकी आपस में एक अच्छी यहाँ पे दोस्ती दिखती है। उसके बाद दोनों आपस में कोऑपरेट करते हैं ब्रिक्स पे, मतलब इंडिया भी है इसमें, बट यहाँ भी है ये। और उसके बाद है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, एक समिट होती है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। ये भी आप जब हम रशिया के साथ डिस्कस करेंगे रिलेशन, तो हम थोड़ा और डिटेल में करेंगे, क्योंकि इंडिया की भी इसमें इंपॉर्टेंस है। तो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की जो समिट है इसमें भी इनके रिलेशन है। और एक बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के लिए, हमेशा एक नेक्सस बनता है रशिया, चाइना एंड पाकिस्तान, क्योंकि इस टाइम क्या है, रशिया ने पाकिस्तान के साथ आर्म्ड एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर दिया है, पाकिस्तान को वेपन देने स्टार्ट कर दिया है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर चाइना को मिल रहा है तो पाकिस्तान को मिलेगी, क्योंकि जहाँ चाइना को वहाँ पाकिस्तान का भी रोल रहता है। तो अगर ये रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है तो इंडिया के लिए टेंशन हो जाती है इस चीज़ को लेकर। और दूसरी बात है कि रशिया और पाकिस्तान दोनों ही कहीं ना कहीं तालिबान के साथ भी इनका रिलेशन रहता है, जो इंडिया के लिए नहीं सही होता है। तो इन सब वजह से तो ये जो सारी डेवलपमेंट होती जा रही है इनकी, इंडिया, रशिया और चाइना के बीच में, वो इंडिया के लिए प्रॉब्लम स्ट्रेटेजिक लेवल पे करेगा सबसे ज़्यादा, और इकोनॉमिक लेवल पे करेगा। तो स्ट्रेटेजिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना के बीच थोड़े ख़राब हो जाएंगे। और एक सबसे बड़ी बात है कि इंडिया कांट चैलेंज चाइनाज बेल्ट रोड इनिशिएटिव। जब तक ये रशिया इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा चाइना के साथ, तो इंडिया इस प्रोजेक्ट को नहीं रोक सकता, जो कि इंडिया नहीं चाहता। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर फिर सक्सेसफुल हो सकता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। रशिया बीइंग इन्वॉल्व इन चाइना पाक नेक्सस, तो रशिया बिल्कुल क्लियरली इन्वॉल्व है इसमें, और इससे रिलेशन विद तालिबान भी हो सकता है। तो इंडिया के ऊपर ये असर पड़ सकता है, तो ये इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे जो आपको पता होनी चाहिए, वो है चाइनाज एक्सपेंशन इन साउथ चाइना सी, और इंडिया के इसके ऊपर रिएक्ट क्या है, इंडिया के इसके ऊपर इम्पैक्ट्स क्या है। तो अगर हम साउथ चाइना सी की बात करेंगे तो साउथ चाइना क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अब स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसलिए क्योंकि एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका सबके साथ यहाँ से सी रूट जाता है। एशिया में भी जाएगा, यूरोप में भी जाएगा, अफ्रीका में भी जाएगा, इवन अमेरिका भी जा सकता है यहाँ से। और जो ग्लोबल शिपिंग है वो भी इसी रूट से जाती है। और चाइना का कम से कम 80% ट्रेड यहाँ से होता है, इंडिया का बहुत ज़्यादा ट्रेड यहाँ से होता है। और यहाँ पे जो बड़े स्ट्रेटेजिक जो स्टेट्स हैं, जैसे मलाका स्टेट, वो भी इसी रीजन के नज़दीक पड़ती है। तो इसलिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन ये
बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंडो पैसिफिक रीजन है यहाँ पे। इंडो पैसिफिक रीजन भी एक हमेशा स्ट्रेटेजिकली बड़ा ऐसा पॉइंट रहा है जहाँ पे रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिक्स ने, एशियान्स, इंडिया, सबका एक कॉमन एंट्री रहती है यहाँ पे। और दूसरा यहाँ इंपॉर्टेंट इसलिए यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और ब्लू इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इंडिया के बहुत सारे प्रोग्राम जैसे इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एशियान के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया यूएसए स्ट्रेटेजिक रिलेशन, क्वाड, मालाबार, 2+2 सारा इसी रीजन में ऑपरेट होता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात क्या है कि चाइना का यहाँ पे जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल वाला ऑपरेशन है वो भी यहीं से होकर गुजरता है, तो इसलिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाइना के लिए भी और इंडिया के लिए भी। और एक चीज़ यहाँ पे, अब चाइना क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, सबसे पहले चाइना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल ऑपरेशन से। और ये क्या करता है, एक बड़े एग्रेसिव तरीके से यहाँ पे फिशिंग करते हैं लोग, और वो भी अगर जब फिशिंग हो रही है तो इससे क्या होता है, जो यहाँ की नेबरिंग कंट्री है उनका जो EEZ एरिया है, तो जो इनका EEZ एरिया है वहाँ तक वो एंटर कर जाते हैं, तो वो भी, ये भी बात सही नहीं है। और अब नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ आइलैंड्स, जैसे वियतनाम है, एक है परासल आइलैंड है, परासल आइलैंड, एक और है स्पार्टली आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड। इन आइलैंड के ऊपर भी डिस्प्यूट है, इनको क्लेम करता है वियतनाम और फिलीपींस भी करता है, और बट इसके ऊपर कब्जा किसका रहता है, चाइना का, और कुछ पार्ट पर वियतनाम का भी है, तो इन आइलैंड की वजह से भी है यहाँ पे। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल रूल। अभी यूएनओ की जो रूलिंग्स आई थी उसको भी चाइना नहीं मानता, और UNCLOS इसकी भी रूलिंग आई थी, उसको भी नहीं मानता। वो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर द लॉ ऑफ सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर द लॉ ऑफ सी। इसने भी बताया था कि जो भी चाइना के अगेंस्ट इसमें अपनी जजमेंट दी थी तो उसको चाइना ने नहीं माना। और एक बैलेंस ऑफ पावर भी यहाँ थोड़ा मेंटेन रहता है, कभी यहाँ पे चाइना पावरफुल हो जाता है, कभी इंडिया यूएसए हो जाते हैं, कभी जापान वाला रीजन है ना। और नेक्स्ट है यहाँ पे मिलिटराइजेशन ऑफ द साउथ चाइना सी, ये भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। मिलिटराइजेशन, अब सब यहाँ पे मिलिट्री को अपना बेस बनाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, चाहे इंडिया यूएसए है, चाहे चाइना है, चाहे और कंट्री है। और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल तो है ही है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल देखो आप, वहाँ से ग्वादार पोर्ट होते होते मेडिटेरियन सी तक पहुँच जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे साउथ चाइना सी हमेशा न्यूज़ में रहता है, और दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये, चाहे इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस है चाहे चाइना के लिए। अगर देखो, अगर इंडिया की इंपॉर्टेंस की अगर बात है क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया के लिए एक तो रूट हो गया, ट्रेड का रूट हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गई, ब्लू इकोनॉमी हो गई, इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एशियान और इंडिया यूएसए रिलेशन, राइट। और जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है चाइना का, उसको रोकना है, चाइना का जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसको रोकना है। और अपने कुछ और प्रोजेक्ट्स है, जैसे मान लो चबहार पोर्ट है उधर जाके, और म्यांमार के साथ है थोड़े सितवे पोर्ट बन रहे हैं वहाँ पे, ऐसे चीज़ों को ठीक करना है। तो इसलिए इंडिया का रिलेशन है, इंडिया का इंटरेस्ट इसलिए यहाँ पे, और चाइना का अपनी तरफ से है। तो अब साउथ चाइना सी में अब एक क्वेश्चन ये आता है कई बारी कि इंडियाज व्हाट आर दी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, या इंडिया ने अभी तक स्ट्रेटेजिक लेवल पर अपने आप को और ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया है। तो अगर हम स्ट्रेटेजिक की बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या आता है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल को काउंटर करने की बात करता है, ठीक है जी। अब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के लिए क्या इंडिया भी अपने कुछ पोर्ट्स बना रहा है यहाँ पे। आगे ईरान के साथ कौन सा है, चाबार पोर्ट, और यूएसए के साथ मिलके काम कर रहे हैं हम यहाँ पे। मालाबार एक्सरसाइज हो गई, 2+2 हो गया एग्रीमेंट, और क्वाड हो गया, और एशियान कंट्री के साथ, एशियान के साथ हमारा
एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो दोनों को, जैसे पहले लोग की पॉलिसी थी वो सिर्फ ट्रेड की बात करती थी, जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो ट्रेड प्लस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करती है। तो इस तरह से इंडिया के यहाँ पे रिलेशन है, और ब्लू इकॉनमी वगैरह तो हुई साथ ही साथ, और साथ में जैसे कई बार यहाँ पे जो समुद्री डाकू जिनको पायरेट्स बोलते हैं उनको भी कंट्रोल करने का यहाँ पे इंडिया का इंटरेस्ट रहता है। तो इस तरह से ये इंडिया एंड चाइना का यहाँ पे रिलेशन है। तो अभी हमने 3 बड़े मुद्दे किए हैं, एक तो बॉर्डर डिस्प्यूट, एक साउथ चाइना सी, और एक थोड़ा सा छोटा सा रिवर वाला, और विद रिस्पेक्ट टू रशिया। अब देखो बाकी जो चाइना का रिलेशन है जो अब नहीं हुए हमसे भी, वो जब हम पाकिस्तान करेंगे तो भी चाइना का आएगा, तो उधर एक एंगल दिख जाएगा, और जब हम नेपाल करेंगे तो वहाँ भी उसको दिख जाएगा। अब जैसे बेल्ट रोड इनिशिएटिव हो गया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो गया, नेपाल वाला हो गया, तो वहाँ पे वो और थोड़ा डिस्कस हो गया। तो इसीलिए मैं बता रहा था कुछ पहले भी कि जो IR एक ऐसा पोर्शन है जिसको हम क्लब करके ही पढ़ सकते हैं। तो जब आप देखो अभी मैं ये नहीं समझता कि इतनी सी बात करने के बाद आप एक इफेक्टिव आंसर लिख पाओगे। तो जब हम चाइना के रिलेशन और जब हम और भी इंडिया के रिलेशन करेंगे, नेबरिंग कंट्री के साथ करेंगे, USA के साथ करेंगे, किसी और कंट्री के साथ करेंगे, जब इनके साथ हम रिलेशन करना स्टार्ट करेंगे उसके बाद आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, तभी आप आंसर लिख पाओगे। तो इसलिए अब मैं कोशिश करूँगा अगले 5, 7, 8 वीडियो में कि जितने भी इस तरह के इंटरनेशनल रिलेशंस हैं जो इंडिया के लिए इस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हैं उनके ऊपर डिस्कस करूं। और बाकी अगर आपकी कुछ भी इस तरह की डाउट्स है या कुछ और भी आप कुछ चाहते हो तो आप कमेंट में लिखें, और जो आपको और लगता है कि किसी ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जिस पे क्वेश्चन बन सकता है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को ही एड्रेस कर लूँगा, उसी के ऊपर डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि ज़्यादा हमारी अच्छी अप्रोच वही बनती है जब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ही डिस्कस करें। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।